नमस्कार। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि श्री प्रकाश ने बड़ी हत्याओं के बाद अपने आप को लखनऊ में इस्टेब्लिश करने के लिए किस तरह से अपना सूचना तंत्र मजबूत किया और किस तरह से वो यहाँ के बड़े व्यवसायियों, बड़े व्यापारी नेताओं और बड़े डॉक्टरों, बड़े कोचिंग सेंटर्स के मालिकों को मानसिक रूप से उत्पीड़ित करके उससे मनचाहा धन वसूल किया और जो उसकी बातों में नहीं आया, उसके झांसे में नहीं आया, किस तरह से उसकी हत्या की। सबसे पहले तो वो अपनी सूचना इकट्ठा करने के लिए, मैंने ये बताया था कि मोबाइल फ़ोन आने के पहले पेजर का चलन लखनऊ में हुआ था और लगभग 1.5 साल तक बहुत कस के पेजर का इस्तेमाल हुआ और जितने भी समाचार पत्र से संबंधित लोग थे उन सब के पास पेजर था। अपने बेल्ट में ऊपर से उसका पाउच वाला बेल्ट हुआ करता था, उसमें पेजर रखा रहता था जो उसमें कभी वाइब्रेशन से पता लगता था, कभी उसमें बीप से पता लगता था कोई मैसेज आया है। मैसेज प्राप्त करना और मैसेज उससे भेजना बड़ा आसान था। इसी तरह का एक पेजर सुधीर त्रिपाठी को किसी ने दिया था या उसने ख़रीदा था, उसके पास आ गया और एक दिन सुधीर, आनंद और श्री प्रकाश बैठ के उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा तरीका है और अब हम लोगों ने वीरेंद्र शाही की हत्या के बाद अपने आप को जमा लिया है। पैसे की ज़रूरत है सबको और जब तक पैसा नहीं होगा हम आगे की लड़ाई, हमें और AK-47 लेनी है, तमाम नए असलहे लेने हैं, तो हमें पैसे की आवश्यकता है। इसके लिए जो शहर के नामी गिरामी व्यापारी, बिल्डर, डॉक्टर्स और बड़े व्यापारी नेता जो कभी कभी व्यापारियों से वसूली का विरोध करते थे और इन लोगों के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करना है, उसको ये कुंडली निकालना कहता था। अपने अंतिम समय तक उसने इसी तरह लोगों के बारे में कुंडली निकालने की बात की। बड़ा सिंपल सा मोडस ऑपरेंडी था। उसने अपने साथ के कुछ लोगों को, खासकर गोरखपुर के लोगों को जो वहाँ के लड़के थे, पढ़ने वाले थे, 18-20 साल के थे, उनको पेजर दिलवाया 5-7 लड़कों को और उनसे कहा कि हम जिसके बारे में तुम्हें पेजर से मैसेज करेंगे कि इसकी कुंडली निकालनी है, या तो उसका नंबर देंगे या उसके घर का पता देंगे या उसके दुकान का पता देंगे और मेहनत करके 1-2 दिन में उसकी पूरी कुंडली निकाल के हमको पेजर से ही मैसेज कर देना। उस लड़के के पास मैसेज से ये पहुंच गया कि फ़लाँ आदमी का, जिसका एड्रेस फ़लाँ है या दुकान फ़लाँ जगह है, उसकी कुंडली निकालनी है। उसके पास एक 2 पहिया वाहन हुआ करता था जिसके सारे कागज़ कंप्लीट होते थे कि अगर कहीं पुलिस वाला कोई रोक के चेक करना चाहे तो उसकी गाड़ी के सभी पेपर चेक किए जा सकते थे। ड्राइविंग लाइसेंस होता था। किसी तरह का कोई असलहा या ऐसी वस्तु कोई नहीं होती थी जिसमें पुलिस उसका चालान कर सके, उसे अरेस्ट कर सके। वो अपने टारगेट का सुबह से कि उसकी सारी दिनचर्या, सुबह वो कब निकला, किस गाड़ी से निकला, कितने लोग निकले, कहाँ गया, दुकान पर या अपने ऑफिस तक कितने बजे पहुंचा, कौन कौन लोग मिलने आए, किस समय वो बाहर आके वो रेस्टोरेंट गया, कहाँ पे उसने खाना खाया, या घर पे अगर खाना खाने आता है तो कितने बजे वापस लौटा, किसने दरवाज़ा खोला, फिर वो कितने बजे गया, बहुत डिटेल उसकी। और जो शॉर्ट करके कोई अगर सूचना देता तो उस पर नाराज़ भी बहुत होता था कि ये कुंडली पूरी नहीं है, इसमें राहु केतु के बारे में तुमने पता नहीं किया है, इस तरह की बातें कहता था। तो और वो फिर अपना दम लगा के वो उसके बारे में सूचना इकट्ठा किया करते थे। इसके बदले में जैसे किसी ने पूरी सूचना बहुत अच्छी सी किसी के बारे में निकाल के उसको दी, यानी कुंडली उसको निकाल के दी, तो उसको कहता था कि भाई आप इंदिरा नगर में फ़लाँ जगह चले जाइएगा, बस ये बता दीजिएगा, ये बैठे होंगे वहाँ पर, उनसे कह दीजिएगा अशोक भैया भेजे हैं, तुमको 2,000 रुपये दे देगा, तुमको 5,000 रुपये देगा, जिसका जैसा काम था, जिसने जिस तरह के आदमी की कुंडली निकाली होती थी। इस तरह से ये पूरी फ़ौज उसने वहाँ लखनऊ में तैयार कर रखी थी कि किसके बारे में क्या सूचना इकट्ठा करनी है, और जो जितनी बारीकी से, जितनी बढ़िया तरीके से, बहुत माइन्यूट डिटेल्स जो इकट्ठा करके देता था, तो उसको वो शाबाशी भी देता था और उसके लिए और पैसे का प्रबंध करता था। उस समय ज़्यादातर लड़के लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और कुछ लड़के थे जो यहाँ किसी कोचिंग में पढ़ने आए थे। बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं होते थे, उन्हें पैसे की ज़रूरत होती थी, गाड़ी को मेंटेन करना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, मार्केटिंग करना है, फिल्म देखने जाना है,
अगर किसी की गर्ल फ्रेंड है तो उसको उसके लिए उसकी ज़रूरतों को पूरा करना है, तो वो 5-7 हज़ार रुपये हर, और बल्कि अगर ये इनको कभी पैसे की ज़रूरत होती थी तो वो पेजर पे मैसेज करके उससे ये पूछते थे कि भैया बहुत दिन से कोई काम नहीं बताया है, तो उनका मन रखने के लिए वो किसी का नाम की जाओ, अच्छा फला का की कुंडली निकाल के ले आओ। इतनी सब बहुत अच्छी अपनी कम्युनिकेशन बनाने के बाद उसने टारगेट करना शुरू किया, जिसकी बहुत अच्छी कुंडली निकलती थी। यानी जिस दिन जैसे आज किसी ने शाम को उसको कुंडली दी है तो रात में 9 बजे 10 बजे उसको फ़ोन करता था कि आज सुबह तुम 9:30 बजे निकले थे, तुम इतने बजे वहाँ पहुँचे थे। तो वो आदमी घबरा जाता था। उसके बाद फिर कहता था कि देखो मैं वहाँ था, मैं चाहता तो तुम्हें मार देता, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम्हारे फला चीज़ की बहुत बिक्री होती है, तुम इतना पैसा दे दो। जैसे रेमंड्स वालों को उसने उनकी दिनचर्या ऐसी बताई कि उसकी घिग्गी बंद गई। उन्होंने कहा जब तुम शाम को बंद करने के बाद, दुकान बंद करने के बाद प्रकाश कुल्फ़ी वाले के यहाँ गए, तुमने 6 कुल्फ़ी ऑर्डर की, उसके बाद उसने उसको आपके हाथ में देने की बात कही तो आपने कहा कि अपने लड़के से उसको गाड़ी तक पहुंचवा दीजिए। और प्रकाश कुल्फ़ी वाले का वो लड़का गाड़ी में आया, आप आगे की सीट पे बैठ गए, उस कुल्फ़ी को पीछे की सीट पे जो उसमें पॉलीथीन में थी उसको पीछे की सीट में रखवा दिया। और फिर इतने बजे चले, आप वहाँ गए तो आपका एक नौकर बुढ़ा सा था, उसने दरवाज़ा खोला, आपने उसको चाबी दे दी गाड़ी की, उसने गैराज में खड़ा किया, तब आप ऊपर गए। इतना सुनते ही वो उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक गई कि अरे बाप रे बाप, उससे भी पैसे की मांग की। कुछ ने किसी को बताया नहीं, पुलिस को नहीं बताया, कुछ ने अपना तय तमाम करके मान लिया उससे 20 लाख मांगा गया तो 5 लाख दे के अपनी जान छोड़ाई। लेकिन सबके मन में ये और ये भी कहता था कि तुम एसपी सिटी के यहाँ बहुत बैठते हो, तुम व्यापारियों की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी गए थे, इस तरह की बातें भी बताता था। तो वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाता। तो कहता था कि अगर पुलिस ने हमसे, अब पुलिस ने अगर कभी पुलिस में इस तरह की बात कही या अखबार में आ गया तो उसके अगले दिन तुम बचोगे नहीं, तुम जैसे ही निकलोगे वैसे ही गोली मारूंगा, तुम अपनी गाड़ी फलां जगह पार करते हो, इस तरह की बातें करता था। उसने लंबा हाथ मारने के लिए उस समय के जो सबसे बड़े बिल्डर थे लखनऊ के, मैं पिछले 2-1 पार्ट में उनका जिक्र कर चुका हूँ, मूलराज अरोरा। उन्होंने आशा अपार्टमेंट करके मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग शुरू की थी और पहली मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग फ्लैट सिस्टम की मूलराज अरोरा ने में लखनऊ में उसको इंट्रोड्यूस किया था। और जैसा आप देखेंगे छन्नीलाल चौराहे पे कॉर्नर पे आशा अपार्टमेंट है और वो सबसे पहली मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग थी। जैसे उसको चारों तरफ से बंद करके मेन गेट सिक्योरिटी वाला और उसमें एक बैरियर जैसा लगा हुआ, लिफ्ट सिस्टम, अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम, इस तरह के पहली बिल्डिंग मूलराज अरोरा ने शहर में बनाई थी। आशा अपार्टमेंट 1, आशा अपार्टमेंट 2, आशा अपार्टमेंट 3। इसके साथ ही साथ चूँकि वो बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था, ए ग्रेड का था, रेलवे का पूरा ठेका उसके पास था। जो वर्तमान में छोटी लाइन का लखनऊ का स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वो उस समय आज से कोई 30 साल 40 साल पहले की बात होगी या 50 साल पहले जब वो बना था, तो पूरा उसको नए सिरे से उसी ने कंस्ट्रक्ट कराया था। इसके अलावा और ढेर सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स जो लखनऊ में होते थे, वो मूलराज अरोरा के हिस्से में सामान्य रूप से आते थे, जिसका वो कंस्ट्रक्शन कराता था। मूलराज अरोरा स्वयं हजरतगंज में सुल्तानगंज चौकी का लोगों को आइडिया होगा, उसके सामने वाली पटरी पर सुल्तानगंज चौकी से थोड़ा सा आगे आशा अपार्टमेंट में ही ग्राउंड फ्लोर में रहता था। बाकी सबके ऊपर के फ्लैट वो उन्होंने बेच दिए थे। उसने फ़ोन किया शिव प्रकाश ने मूलराज अरोरा को, बताया मैं अशोक सिंह बोल रहा हूँ, आज तुम सुबह निकले थे, डीआरएम ऑफिस गए थे, तुम्हारे साथ 2 आदमी थे। डीआरएम के यहाँ जब तुम गए थे तो डीआरएम साहब उस समय अकेले नहीं थे, फला 2 आदमी बाहर निकल के आए, तब तुमने बात शुरू की। तुम नीचे आए, तुमने फला जो डीआरएम ऑफिस के बाबू हैं उनको जेब से निकाल के 500 रुपये दिए। फिर धीरे धीरे करके लास्ट तक जब तक वो घर आया तब तक की कहानी उसको बताई। लेकिन मूलराज अरोरा पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं। उसने कहा कि 1 करोड़ रुपए दे दीजिए, नहीं जान से हाथ धोएंगे।
मुल्ला अरोड़ा ने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो उसने गिनाया कि तुम्हारा ये था, तुम्हारा ये था, तुमने 25 लाख पर फ्लैट के हिसाब से छन्नीलाल चौराहे वाले बेचे थे। ग्राउंड फ्लोर में जहाँ पार्किंग है तुमने उसमें पार्किंग को हटा के उसमें दुकानें खुलवा दी। हर दुकान तुमने 20-20 लाख 25-25 लाख रुपए ली। जोड़ के बताया उसने कि तुम्हारे पास इतना पैसा है। वो कहता रहा कि नहीं हमारे पास इतना पैसा नहीं है, मैं पैसा बिल्कुल नहीं दे पाऊँगा। फिर वो उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। जब कोई फ़ोन उसका जब भी कोई फ़ोन आता था तो उसको अटेंड उसकी बेटी करने लगी। 2-3 बार जब बेटी ने फ़ोन किया, इसने अशोक सिंह बताया और उसने मना किया कि इस समय घर पे नहीं है, बाहर गए हुए हैं, शाम को फ़ोन करिएगा। तो धीरे धीरे उसने उसकी बेटी से अश्लील बातें शुरू की। बहुत मानसिक रूप से बहुत ही विकृत वो अपराधी था शिव प्रकाश शुक्ला। उसने उनकी बेटी से अश्लील बातें शुरू कर दी। बेटी ने भी फ़ोन उठाना बंद कर दिया और एक नौकर रखा गया जो उसके घर का नौकर था, जो फ़ोन वही उठाया करता था। धीरे धीरे करके शिव प्रकाश शुक्ला का फ़ोन न उसकी बेटी ने और न ही मुल्ला अरोड़ा ने उसको बिल्कुल बंद कर दिया। एक दिन फिर ये बहुत परेशान हुआ कि ये उसकी सारी ट्रिक फेल होती जा रही है मुल्ला अरोड़ा पे और ज़रा सा भी ये पिघल नहीं रहा है। तो एक दिन उसने अपने इसी तरह के किसी अपने चेले को फ़ोन पेजर पे मैसेज किया कि ज़रा देखो मुल्ला अरोड़ा का आज की कुंडली निकाल के ले आओ। ये बात होगी, उससे बात हुई होगी करीबन 8, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास। उसने घूम घाम के करीब 10:30 बजे उसको ये बताया कि मुल्ला अरोड़ा सिविल हॉस्पिटल के सामने जो गली सी गई है उसमें सरन चैम्बर 1 सरन चैम्बर 2 है। वो भी संभवतः मुल्ला अरोड़ा ने या तो ख़रीदा था या बनवाया था। तुम उसके फर्स्ट फ्लोर पे अपने ऑफिस में बैठा हुआ है। जो उसका कंस्ट्रक्शन साइट का ऑफिस था वो सरन चैम्बर में ही था, वहाँ बैठा हुआ है। शिव प्रकाश गुस्से में था। शिव प्रकाश, आनंद और सुधीर ये तीनों अपनी मारुति से वहाँ आए। बैग में उनके एज़ यूजुअल AK-47 थी, बाकी सबके पास पिस्टल थी। वो बाहर पहुँचे। बाहर बंदूक लिए हुए, डबल बैरल लिए हुए गार्ड था। गार्ड से उसकी बंदूक छीन के उसके उस पर सिर पे पिस्टल लगाई। क्योंकि वहाँ पर बहुत ढेर सारे ऑफिसेज हैं, चहल पहल ज़्यादा है, उसको थोड़ा भीतर की तरफ ले जाके उससे कहा चुपचाप खड़े रहना, हल्ला मचाओगे खोपड़ी उड़ जाएगी। भीतर गए। मुल्ला अपने चैम्बर में बैठे हुए थे। शिव प्रकाश ने बैग में से AK-47 निकाली। उससे कहा कि मुल्ला अरोड़ा चुपचाप चल दो। तुमको क्या लगता है तुम फ़ोन नहीं उठाओगे तो हम तुम्हारे तक पहुँचेंगे नहीं? पैसा हमें चाहिए, पैसा हम ले लेंगे। मुल्ला ने कुछ कहने की कोशिश की होगी कि अच्छा ठीक है मैं बात करूँगा और कोशिश करूँगा, इंतज़ाम करूँगा। उसने कहा अब चल दो, चालाकी करोगे। तो सबके हाथ में पिस्टल थी और शिव प्रकाश ने AK-47 ले रखी थी और उसको बाहर निकाला। बाहर निकलने से पहले उसने AK अपनी रख ली बैग में, पिट्ठू बैग में, और उसकी कमर में एकदम सट के अपनी पिस्टल लगा दी और उससे कहा कि देखो पीछे पिस्टल लगी हुई है, ज़रा सा भी चालाकी करोगे हमारा कुछ नहीं होगा, हम चले जाएंगे, तुम जान से जाओगे। मुल्ला भी डर गया, नीचे आया और नीचे आके उसको अपनी गाड़ी में बिठा लिया बीच में। वहाँ से ले गए विरामखंड 5 में एक मकान इन लोगों ने किराए पर ले रखा था। वहाँ पर पहले से ही उसकी एम्बेसडर गाड़ी खड़ी हुई थी। वहाँ पर ले गए उसको, मारुति 800 को वहीं छोड़ दिए। लाल बत्ती लगी हुई थी एम्बेसडर पर, उस पर चढ़ के उसे उतार के एक नीली बत्ती लगा दी। एम्बेसडर पर के पीछे धीरेन्द्र सिंह, जो पप्पू नाम का था, उसका ड्राइवर था, वो गाड़ी चला रहा था। शिव प्रकाश आगे बैठ गया, आनंद और सुधीर पीछे बैठे हुए थे। बीच में उन्होंने मुल्ला अरोड़ा को बिठा लिया। वहाँ से चल दिए। आनंद ने पूछा कि भाई नीली बत्ती से पहचान हो जाएगी? तो उसने कहा कि हिंदुस्तान भर में कहीं चले जाओ, लाल बत्ती और नीली बत्ती की गाड़ी रोकेगा नहीं कोई पुलिस वाला। सलाम अलग से करेगा और देखेगा नहीं कि ऐसा न हो भीतर बैठे हुए अधिकारी पहचान लें कि अच्छा ये रोक रहा था या कोशिश कर रहा था। तो खैर सब चुप हो गए। उसने कहा चलो अभी देख लेना। वहाँ से ले गए चिन्हट के आगे जो बैरियर है
बाराबंकी और इसकी सीमा पर। वहाँ बैरियर गिरा हुआ था, पुलिस वाले खड़े थे। नीली बत्ती देखी, उन्होंने तुरंत बैरियर उठाया, चटक सलाम किया, गाड़ी को आगे जाने का इशारा किया। कमोबेश यही हालत बाराबंकी शहर में हुई। और रौनाही थाने के सामने हमेशा बैरियर रहता है जो फैज़ाबाद जाते समय है। आप जब भी उधर से जाएंगे, अब तो खैर वहाँ तमाम सड़कों का विस्तार हो गया है, लेकिन पहले वहाँ पर रोड में चारों तरफ, दोनों तरफ ड्रम लगा के जिगजैग एक बैरियर लगा के आने जाने वालों की चेकिंग की जाती थी। अब भी चेकिंग की जाती है। रौनाही के सामने भी इसी तरह से चेकिंग हो रही थी और बैरियर लगा हुआ था। और जैसे ही नीली बत्ती की एम्बेसडर गाड़ी देखी, तुरंत बैरियर हटाया गया और वो वहाँ से निकल गया। वहाँ से ये लोग फैज़ाबाद गए, फैज़ाबाद से ये सीधे चले गए मोकामा। मोकामा में इनको एक मकान में, जो सूरज भान का ही कोई मकान था, वहाँ पर शिव प्रकाश ने इसको रख दिया। बताया कि लंबी पकड़ है, अच्छा पैसा देगी, इसका इंतज़ाम ठीक से किया जाए। वो वहाँ गिड़गिड़ाता रहा, बार बार कहता रहा कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है, आपको किसी ने गलत बताया है, झूठा बताया है, ऐसी बात है, वैसी बात है। शिव प्रकाश उसके सामने ही उसके घर पे फ़ोन करता था और फिर लड़की उठाती थी। लड़की से वो अश्लील बातें मुल्ला अरोड़ा के सामने करने लगा, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए। 2-3 बार फ़ोन करने के बाद मुल्ला अरोड़ा ने कहा कि अच्छा साहब, आप मेरी बात करा दीजिए, मेरे भाई यहीं पर रेलवे में बड़े अधिकारी हैं पटना में ही, ये नंबर है उनका, उनसे मेरी बात करा दीजिए, हम पैसा दे देंगे, लेकिन अब कृपा करके घर पे फ़ोन मत करिए। बात बनते 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 ऊपर नीचे होते होते, सौदा तय होते होते 50 लाख पे बात करनी हुई। 50 लाख सूरज भान के आदमियों ने पटना रेलवे स्टेशन के पास ही इनके भाई के माध्यम से वो पैसा प्राप्त कर लिया। और फिर जैसे ही पैसा लेके वो मोकामा पहुंच गए तो शिव प्रकाश ने उसको समझाया। उसने कहा देखो, मैं तुमको बाइज्जत छोड़ रहा हूँ, यहाँ से सीधे घर जाना। घर पहुँचते ही तुम्हारे ऊपर पुलिस वाले टूट पड़ेंगे, तुमको कई दिनों तक सोने नहीं देंगे, तरह तरह के अधिकारी आएंगे, तरह तरह का ज्ञान देंगे तुम्हें, तमाम ज्ञान की बातें बताएंगे कि ये नहीं होगा, वो होगा, वो नहीं होगा, वो होगा। लेकिन उनके चक्कर में मत पड़ना। वो तुमसे पूछेंगे कहाँ ले गए, कैसे ले गए, जगह कौन सी थी, असलहा कौन सा था। फिर तुमसे पूछेंगे अच्छा गाड़ी की आवाज़ तो नहीं आई थी अगल बगल। फिर पूछेंगे पास में रोड तो नहीं थी, गाड़ियों की चलने की आवाज़ तो नहीं आई थी। वो तरह तरह से कोशिश करेंगे। तुम समझदार हो, तुमने सब देख लिया है, और जो तुम बताओगे कोई न कोई पुलिस वाला ही हमें फ़ोन करके बता देगा। तुमने देखा किस तरह से पुलिस वाले सलूट करते रहे हमको रास्ते भर। अगर अपनी जान चाहते हो तो किसी से कुछ मत बताना। हमारा तुम्हारा सौदा 1 करोड़ का तय हुआ था, 50 तुमने भिजवाया है, 50 तुम्हें और देना है। तुम्हारी तबीयत भी गड़बड़ हो रही है, तुम बहुत रो रहे हो, दुहाई दे रहे हो कि मैं घर पे फ़ोन न करूं, तुम्हारी बेटी से बात न करूं। बाकी तुम समझदार हो, समझ सकते हो। 50 और का इंतज़ाम तुम करना, मैं तुमसे कुछ दिन में फिर बात करूंगा। ये कह के उसको एक दूसरी गाड़ी से लखनऊ बाहर की तरफ छोड़ा गया। उसने अपने घर पे फ़ोन किया, अपने घर पे आ गया, और जैसा उसने कहा था, क्योंकि उसका बड़ा पुलिस से बड़ा पुराना उसकी दुश्मनी थी पुलिस के बारे में, गुंडा था, बदमाश था, बहुत से लोग उसके पुलिस वालों के लड़के थे उसके पास। तो पुलिस वालों की हर ट्रिक से, पुलिस वालों की हर बात से वो काम करने के तरीके से वाकिफ़ था। हुआ भी वही, मुल्ला अरोड़ा जैसे ही पहुँचे, एक एक करके सभी अधिकारी उनके पास पहुंच गए, और उसे पता था, उसको बता रखा था कि तुम्हें 2 दिन सोने नहीं देंगे, तुमसे तरह तरह की बातें करेंगे। मेंटली प्रिपेयर थे मुल्ला अरोड़ा। मुल्ला अरोड़ा इधर पटना का उन्होंने नाम ही नहीं लिया, वो दिल्ली दिल्ली बताने लगे कि साहब वो दिल्ली ले गए थे, कुछ ऐसा लग रहा था। बहुत घुमा के टहला के पूछने की कोशिश की गई, लेकिन मुल्ला अरोड़ा वो समझ गए थे कि 50 लाख रुपए की हमें और ज़रूरत पड़ेगी,
और अगर मैंने कुछ बता दिया तो जिस तरह से पुलिस वाले इसकी खातिरदारी रास्ते भर करते गए हैं, वैसे कोई न कोई बता देगा और ये मेरे साथ तो जो करेगा हो सकता है घर में ये बच्चियों के साथ कुछ इधर उधर की हरकत करे। इस डर की वजह से किसी भी पुलिस अधिकारी को, एसएसपी साहब गए, एसपी साहब गए, हम लोग गए, बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन मूलराज अरोड़ा से हम कुछ बहुत नहीं निकलवा पाए। दूसरे दिन उसने घर पे फ़ोन किया, बेटी ने फ़ोन उठाया, उसने बताया कि मैं अशोक सिंह बोल रहा हूँ, तुम्हारे बाप पहुँच गए। उन्होंने कहाँ पहुँच गए? उन्होंने कहा उनसे बात कराओ, तुमसे मैं बाद में बात करूँगा। फिर वो डर गई बेचारी, उसने मूलराज को फ़ोन दिया। मूलराज से कहा कि उन्होंने देखो तुम्हारे आसपास ही लोग बैठे होंगे और हमारा फ़ोन भी इन लोगों ने लगा दिया होगा, ये कटिया लगा के सुनते हैं, तो ये कहीं सुन भी रहे होंगे। मैंने सिर्फ इसलिए फ़ोन किया है कि तुम आराम से पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। तो उसने कहा नहीं साहब, मैं बिल्कुल अच्छे से हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पहुंच गया हूँ, घर में हूँ। तो उन्होंने कहा अपना वादा याद रखना, एक तो किसी को कुछ बताना नहीं है, दूसरा 50 लाख का इंतजाम करके। ये वो कॉल थी जिससे हम लोगों को पता लग गया कि ये कॉल मुकामा से है। और फिर उसको अलग बुला के तरह तरह से पूछा गया। ये तो मूलराज ने कन्फेस किया कि हाँ, हमें बिहार में पटना के पास किसी जगह रखा गया था, लेकिन फिर भी ये क्लियर नहीं हुआ ले जाने वाले कौन थे, क्या थे। किसी तरह का कोई हुलिया बताने से इनकार कर दिया। 15-20 दिन बाद उसको फिर फ़ोन किया शिव प्रकाश ने कि देखो हम आ रहे हैं, अब तुम और पैसे का इंतजाम कर लेना। मूलराज ने फिर अपना रोना धोना शुरू किया कि नहीं साहब, हम अब कहाँ से कर पाएंगे, जितना काम मैंने दे दिया मेरे पास कुछ नहीं है। एक दिन शिव प्रकाश आ गया फिर, वो भी कंफर्म था कि इसने पुलिस को कुछ नहीं बताया होगा, और मूलराज को ये लग रहा था कि हमने जितना पैसा दे दिया उससे अधिक के देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आ गया, उसने इनको बुलवाया, अपनी गाड़ी में बिठाया कि अब हम तुमको फिर वहीं ले चल रहे हैं, तुम बेवकूफ़ बना रहे हो, 50 का इंतज़ाम अभी तक नहीं किया। तो मूलराज ने ये कहा कि साहब आप जिनके पास पैसा है उनसे क्यों नहीं लेते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। आपको 50 की बात कर रहे हैं, आपको 5 करोड़ मिल जाएंगे। तो उसने कहा और बताओ कौन कौन है। उसने शहर के एक बहुत बड़े दवा व्यवसायी, एक मार्बल के व्यवसायी और एक और बड़े कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में रहने वाले व्यवसायी, इनका नाम बताया। और इस शर्त पे उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं 10 दिन में कोशिश करता हूँ, अगर ये कुछ दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम पैसा तुम ही से लेंगे। वो वहाँ से आया और उसके बाद फिर मूलराज दिल्ली चला गया। हालांकि इस घटना के बाद शिव प्रकाश के एनकाउंटर के बाद भी थोड़े दिन तक रहा, लेकिन फाइनली वो लखनऊ छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो गया अपने पूरे परिवार के साथ।